हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज के क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी जो आइटम्स होती हैं उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर काउंट होती हैं। ये सभी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस करी। तो अभी तक अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट की जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, ताकि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो बैलेंसेस होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं और डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम किस वजह से होता है, ठीक है, कितने टाइप का डिसइक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे। सो डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने से पहले हम एक बार बीओपी का मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। बीओपी क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है? ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस और इवन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, or we can say financial transactions बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है किस चीज का? सारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, जो कि एक कंट्री की होती है किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। यानी कि एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि इंडिया का अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर 195 कंट्रीज हैं तो उसमें से इंडिया को छोड़कर बाकी कितनी कंट्रीज रह गई? 194 कंट्रीज। यानी कि इंडिया का 194 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी ट्रांजैक्शंस इंडिया की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अगर हो रही हैं तो उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आपको समझ में आ गया। अब हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बेसिकली दो टाइप के अकाउंट्स आते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यानी कि एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, या तो वो गुड्स की होंगी या सर्विसेज की होंगी या फिर कोई कैपिटल रिसीट या कैपिटल पेमेंट होगी। तो उन सभी आइटम्स के बेसिस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। यानी कि विजिबल आइटम्स में क्या आते हैं? गुड्स। इनविजिबल आइटम्स में क्या आती हैं? सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, इनविजिबल आइटम्स में आती हैं सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट से रिलेटेड जो एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यानी कि गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड और कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ,
उन सभी का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट। क्लियर? ये सभी चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी कि एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस तो नहीं आ सकती ना, उसमें गुड्स की भी आएंगी, सर्विसेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी आएंगी एंड कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व होती हैं। गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है गुड्स का कंट्रीज के बीच में। सर्विसेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कंट्रीज के बीच में, उसमें क्या होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सर्विसेज ट्रांसफर होती हैं। जैसे कि एक कंट्री की बैंक की कोई ब्रांच दूसरी कंट्री में है तो क्या हो रहा है? इंडिया के बैंक जो हैं वो फॉरेन कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विसेज का भी ट्रांसफर होता है दो कंट्रीज के बीच में। एंड कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट मतलब कैपिटल रिसीट्स में जैसे कि दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर दूसरी कंट्री से हम लोन ले रहे हैं, वो हो जाएंगी कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल पेमेंट्स में क्या आएंगी? जैसे कि हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाकर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या हमारी कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री को मनी लैंड कर रही है। क्लियर? तो वो क्या हो जाएंगी? कैपिटल पेमेंट्स कहलाएंगी। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इन्हीं सभी ट्रांजैक्शन, इन्हीं सभी आइटम्स का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। उनमें उन सभी आइटम्स की ट्रांजैक्शंस में जो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जो कैपिटल एसेट्स और कैपिटल पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 सिचुएशंस होती हैं। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस्ड। क्लियर? ये 3 सिचुएशंस होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ठीक है, या तो वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा या बैलेंस्ड होगा। क्लियर? हमने अभी क्या डिस्कस किया कि इसके अंदर आते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। ठीक है, ये सभी आइटम्स इन्वॉल्व होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। क्लियर? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की 3 सिचुएशंस होती हैं, या तो फेवरेबल होगा एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक कंट्री की बीओपी जो है वो या तो अनफेवरेबल होगी या फेवरेबल होगी, और या फिर बैलेंस्ड होगी। फेवरेबल कब होगी? देखिए, फेवरेबल कब होगी? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल रिसीट्स are more than import of goods, import of services and capital payments। ठीक है, यानी कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर सभी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। ये दो जो है ये करंट अकाउंट में और ये जो है ये कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो अगर गुड्स का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और कैपिटल रिसीट्स अगर ज्यादा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और कैपिटल पेमेंट से, तो वो क्या हो जाएगी? फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो ही वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा, यानी कि हमें इनकम ज्यादा रिसीव हो रही है बट पेमेंट कम करनी पड़ रही है। ठीक है, तो वो क्या है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा? अपोजिट हो जाएगा, जब इन सभी चीजों का इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा और इन सभी आइटम्स का जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा। यानी कि हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है, हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे तो ज्यादा पेमेंट हमें करनी पड़ेगी ना दूसरी कंट्री में, लेकिन हमें मिलेगी कम, तो उस केस में अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक कंट्री की बीओपी जो है वो बैलेंस्ड कब होती है? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल रिसीट्स, all these are equal to import of goods, import of services and capital payments।
यानी कि कहने का मतलब कि अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आपस में इक्वल है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस्ड होगा। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है तो फेवरेबल होगा, अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो अनफेवरेबल होगा। इतनी बात क्लियर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशंस हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं। अब ये जो दो कैटेगरीज हैं, या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल या अनफेवरेबल होता है या बैलेंस्ड होता है, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट जो ये दो सिचुएशंस हैं इन्हें हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम का ही आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और आपको डिसइक्विलिब्रियम का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि या तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, यानी कि या तो एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम और या फिर इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर? बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो हम कैटेगरीज बना सकते हैं, एक कंट्री की बीओपी के, या तो वो इक्विलिब्रियम में होता है या फिर अनइक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब बैलेंस्ड होगा, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन सभी गुड्स सर्विसेज और कैपिटल रिसीट्स जो हैं, अगर यानी कि गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर्स जो हैं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपस में इक्वल है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस्ड होगा, जिसे हम इक्विलिब्रियम इन बीओपी बोलते हैं। क्लियर? और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके अंदर अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि या तो एक्सपोर्ट ज्यादा है इन सभी चीजों का इंपोर्ट से और या फिर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, ठीक है, तो वो सिचुएशन होती है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अब अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो वो फेवरेबल बीओपी कहलाएगा और अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो वो अनफेवरेबल बीओपी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों कैटेगरीज जो हैं वो डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी की ही कैटेगरीज हैं। क्लियर हो गया? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम के बारे में क्लैरिटी हो गई। तो डिसइक्विलिब्रियम के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल रिसीट्स जो हैं अगर वो ज्यादा हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल पेमेंट्स के, तो वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल बीओपी। अगर इन सभी चीजों का एक्सपोर्ट जो है वो कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल बीओपी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो डिसइक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, फेवरेबल बीओपी एंड अनफेवरेबल बीओपी। एक कंट्री का बीओपी हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि एक कंट्री के अंदर जो हमारी कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल ट्रांसफर से रिलेटेड, उनमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमेशा इक्वल होना चाहिए, यानी कि एक कंट्री की बीओपी हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होनी चाहिए। लेकिन अगर एक कंट्री की बीओपी जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में होती है, अब डिसइक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक कंट्री की बीओपी अगर डिसइक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, तो हमें उसे बैलेंस्ड करना पड़ता है, यानी कि इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है। क्लियर? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो फेवरेबल या अनफेवरेबल, यानी कि इक्वल नहीं है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इक्वल नहीं है, या तो एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है या इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, यानी कि या तो फेवरेबल बीओपी है या अनफेवरेबल बीओपी है। अब जो फेवरेबल बीओपी है उसे हम बीओपी सरप्लस बोल सकते हैं, और अगर अनफेवरेबल बीओपी है तो हम उसे बीओपी डेफिसिट बोल सकते हैं। ठीक है, सरप्लस बीओपी मींस एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, बीओपी डेफिसिट मींस इंपोर्ट ज्यादा एंड एक्सपोर्ट कम। क्लियर? बीओपी डिसइक्विलिब्रियम क्लियर है? अब हम देख लेते हैं बीओपी डेफिसिट के बारे में। इतनी ही बात आपको अब तक समझ में आ गई। अब देखिए बीओपी डेफिसिट क्या होता है। आई होप आपको अब बीओपी डेफिसिट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। बीओपी डेफिसिट मींस कि जब एक कंट्री के अंदर एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अगर उनमें जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, अगर गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल ट्रांसफर्स के केस में अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है,
तो वो क्या हो जाएगा, एक कंट्री का बीओपी जो है वो डेफिसिट में जाएगा। यानी कि इफ इंपोर्ट आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं यानी कि दूसरी कंट्री से हमें पैसा कम मिल रहा है लेकिन पेमेंट ज्यादा हो रही है, तो वो बीओपी डेफिसिट में जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या बताया गया है, अ डेफिसिट और अनफेवरेबल बैलेंस। डेफिसिट क्या कहलाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस कहलाएगा। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया ना, फेवरेबल और अनफेवरेबल, ठीक है। अनफेवरेबल बीओपी को ही हम बीओपी डेफिसिट बोलते हैं, फेवरेबल बीओपी को हम बीओपी सरप्लस बोलते हैं। क्लियर। फेवरेबल बीओपी को हम क्या बोलते हैं, बीओपी सरप्लस। अब बीओपी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट और अनफेवरेबल बीओपी ये तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस डेबिट आइटम्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस क्रेडिट आइटम्स। अगर ऑटोनोमस डेबिट आइटम्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा है देन द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस क्रेडिट आइटम्स, यानी कि डेबिट आइटम्स ज्यादा है, क्रेडिट आइटम्स कम है, यानी कि एक्सपेंसेस हमें ज्यादा करने पड़ रहे हैं बट इनकम कम रिसीव हो रही है, मींस इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो वो क्या कहलाएगा, बीओपी डेफिसिट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं। हमें पता होना चाहिए ना कि ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे कि जब ऑटोनोमस डेबिट आइटम ज्यादा है ऑटोनोमस क्रेडिट आइटम से, तो बीओपी जो है वो डेफिसिट में जाता है। अब ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो बीओपी से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है ऑटोनोमस आइटम्स और एक होती है एकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं, ऑटोनोमस आइटम्स वो सभी आइटम्स जिनकी ट्रांजैक्शंस कंट्रीज के बीच में होती है लेकिन किस पर्पस से, प्रॉफिट मोटिव से, यानी कि जब प्रॉफिट मोटिव से जिन आइटम्स की ट्रांजैक्शंस होती है कंट्री के बीच में तो उन्हें हम बोलते हैं जो ऑटोनोमस आइटम्स, ठीक है। तो ऑटोनोमस आइटम्स का मेन मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसे कि अब वही चीजें जैसे कि गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, इन सभी आइटम्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्यों हो रही है, ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, ताकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सके, इंपोर्ट कम करें और हमारा बीओपी जो है वो सरप्लस में रहे। और इन केस इन सभी आइटम्स का जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो क्या हो जाएगा, बीओपी डेफिसिट पे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑटोनोमस आइटम्स का मतलब ऐसी आइटम्स जिनकी ट्रांजैक्शंस की जाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से, यानी कि जिन आइटम्स की ट्रांजैक्शंस जो है वो इकोनॉमिक मोटिव से की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम्स, ठीक है। यही आइटम्स होती हैं जो कि बीओपी को डिसइक्विलिब्रियम करने में रोल प्ले करती हैं, यानी कि जो बीओपी एक कंट्री का जो बीओपी है, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम जो है वो इन्हीं आइटम्स की वजह से ही होता है, ठीक है। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम होता है इन्हीं आइटम्स की वजह से, ठीक है। लेकिन जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं वो बीओपी को बैलेंस्ड करने में हेल्प करती हैं। ये ऐसी आइटम्स हैं जिनकी ट्रांजैक्शंस होती है एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से, और इन्हीं आइटम्स की वजह से ही हमारी कंट्री का बीओपी जो है वो अनफेवरेबल नहीं, यानी कि फेवरेबल अनफेवरेबल होता है, यानी कि एक कंट्री का जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है तो इन्हीं आइटम्स की वजह से होता है। अब एक कंट्री का बीओपी जो है वो बैलेंस्ड होता है तो एकोमोडेटिंग आइटम्स की वजह से होता है, यानी कि ये आइटम्स बीओपी को बैलेंस्ड करने में हेल्प करती हैं, लेकिन जो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं वो कंट्री के बीओपी को अनफेवरेबल या फेवरेबल सिचुएशन में लेकर आती हैं, यानी कि एक कंट्री के बीओपी को डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में लाती हैं ऑटोनोमस आइटम्स, और एक कंट्री के बीओपी को बैलेंस्ड करती हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। क्लियर। अब जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं वो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों से रिलेटेड होती है। मैंने आपको अभी बताया कि एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल ट्रांसफर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं, किस पर्पज से हो रही हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से, ठीक है। हर कंट्री प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तभी एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंटर होती है। तो इन्हीं आइटम्स, ये जो आइटम्स हैं इनमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों टाइप की आइटम्स आती हैं, ठीक है, दोनों अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स इन्वॉल्व होती हैं। इन्हीं आइटम्स की वजह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम होता है। लेकिन जो एकोमोडेटिंग आइटम्स हैं उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट की ही आइटम्स आती हैं, इसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों आइटम्स आती हैं।
एकोमोडेटिंग आइटम्स में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स आती हैं, यानी कि या तो कैपिटल रिसिट्स या कैपिटल पेमेंट। यानी कि अगर एक कंट्री का बीओपी, क्योंकि ये आइटम्स जो है वो बीओपी को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं, तो अगर एक कंट्री का बीओपी डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में होता है तो ये आइटम्स बीओपी को बैलेंस करती हैं। यानी कि अगर एक कंट्री का बीओपी डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में जाता है तो हम दूसरी कंट्री से या तो मनी बोरो कर लेंगे या दूसरी कंट्री को मनी लैंड कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, कंट्रीज का बीओपी जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे, तो हम बोरो कर लेंगे दूसरी कंट्री से और हमारा जो बीओपी है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम है, तो दूसरी कंट्री को हम मनी लैंड करके बीओपी को बैलेंस्ड कर पाएंगे, ठीक है, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। तो एकोमोडेटिंग आइटम्स में ओनली कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स आती हैं, यानी कि इसमें सिर्फ कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स आती हैं, जिनकी वजह से एक कंट्री का बीओपी अगर डिसइक्विलिब्रियम में हो तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी कि बीओपी जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है इन एकोमोडेटिंग आइटम्स की वजह से। क्लियर। देन जो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं उन्हें अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बीओपी जो है वो या तो अनफेवरेबल होता है या फेवरेबल हो जाता है, ठीक है, फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन में होता है, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम में होता है, इन्हें अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं। और एकोमोडेटिंग आइटम्स जिनकी वजह से बीओपी बैलेंस्ड रहता है, जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट की आइटम्स आती हैं, उन्हें हम बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। बिलो द लाइन आइटम्स बोला जाता है एकोमोडेटिंग आइटम्स को, ठीक है। अब डिपेंडेंस की बात करें, जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं उनकी वजह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी, ये बीओपी की सिचुएशन को कंसीडर नहीं की जाती, यानी कि जो ऑटोनोमस आइटम्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उन आइटम्स की ट्रांजैक्शंस करते समय बीओपी की स्टेट को नहीं देखा जाता है कि बीओपी फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा या फिर बैलेंस होगा या नहीं। इन आइटम्स को की ट्रांजैक्शंस की जाती है जिनकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम में जाता है, यानी कि कहने का मतलब कि इन आइटम्स की वजह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में जाता है, या तो वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। लेकिन जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं वो बीओपी की स्टेट को कंसीडर करके चलती हैं, यानी कि एकोमोडेटिंग आइटम्स जो हैं इन ट्रांजैक्शंस को दो कंट्रीज के बीच में जो हम कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल पेमेंट की ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिनकी वजह से बीओपी को बैलेंस्ड किया जाता है, उन सभी ट्रांजैक्शन, ये जो कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल पेमेंट की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो हम क्यों कर रहे हैं? ताकि कंट्री के बीओपी को बैलेंस किया जा सके। एकोमोडेटिंग आइटम्स की वजह से बीओपी बैलेंस्ड होता है ना, ठीक है। तो यानी कि इन आइटम्स की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बीओपी की स्टेट को कंसीडर करके ही की जाती हैं, यानी कि हम कैपिटल रिसिट्स करेंगे या कैपिटल पेमेंट करेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ, वो डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री का बीओपी जो है वो किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है या डिसइक्विलिब्रियम में है। डिसइक्विलिब्रियम में होगा तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, यानी कि बैलेंस्ड करने के लिए ही हम दूसरी कंट्री के साथ कैपिटल रिसिट्स या कैपिटल पेमेंट की ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्लियर। सो इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं वो हमारी कंट्री के उसमें उन सभी वो सभी आइटम्स की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो इन्वॉल्व होती है, जिसमें गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर्स आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट यानी कि कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं। इनकी वजह से हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि इन सभी आइटम्स की ट्रांजैक्शंस एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होती हैं, तभी तो एक कंट्री का या तो एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम और या फिर इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, यानी कि बीओपी जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में इन्हीं आइटम्स की वजह से जाता है। इन्हीं आइटम्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से ही बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में जाता है, लेकिन इन आइटम्स की वजह से, इन कैपिटल अकाउंट्स की आइटम्स की वजह से ही बीओपी जो है वो बैलेंस्ड रहता है। क्लियर। तो ये आइटम्स डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करती हैं, ये आइटम्स इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस्ड क्रिएट करती हैं, बैलेंस्ड बीओपी क्रिएट करती हैं किसी भी कंट्री का। क्लियर। सो अब आपको एकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम्स का मतलब समझ में आ गया। अब ऑटोनोमस डेबिट आइटम्स अगर ज्यादा होंगी ऑटोनोमस क्रेडिट आइटम्स से, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल रिसिट्स जो हैं वो अगर ज्यादा होंगी इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल पेमेंट्स के, तो वो क्या हो जाएगा? बीओपी सरप्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम बात करें कि एक्सपोर्ट कम होगा इन आइटम्स का इंपोर्ट से, तो वो क्या हो जाएगा? बीओपी डेफिसिट। क्लियर। तो बीओपी डेफिसिट हमने पढ़ लिया।
बीओपी सरप्लस क्या होता है? बीओपी सरप्लस क्या होगा? सरप्लस और फेवरेबल बीओपी जो है वो तब एग्जिस्ट करता है जब ऑटोनोमस क्रेडिट आइटम्स जो हैं वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू ऑटोनोमस डेबिट आइटम्स, यानी कि जब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है। और ऑटोनोमस आइटम्स में तो आप जानते ही हो कौन कौन सी आइटम्स आती हैं? गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि एक कंट्री के बीओपी के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 5 टाइप्स के डिसइक्विलिब्रियम होते हैं एक कंट्री के बीओपी में। साइक्लिकल, सेक्युलर, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम एंड फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। वन बाय वन हम इन सभी डिसइक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। अब आपको डिसइक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया ना? डिसइक्विलिब्रियम मींस या तो फेवरेबल बीओपी या अनफेवरेबल बीओपी। क्लियर? मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है यानी कि बैलेंस नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि या तो एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम या इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम। चलिए सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री की इकोनॉमी में जब इंटेंसिव चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी कि लंबे समय के लिए एक कंट्री का जब बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में जाता है तो इसके क्या रीजन है? जब एक कंट्री की इकोनॉमी में इंटेंसिव चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं जिसकी वजह से एक कंट्री में लॉन्ग टर्म के लिए, सेक्युलर मींस लॉन्ग टर्म के लिए बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है? जैसे कि एक कंट्री में मानकर चलो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लग गई है, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रही है, तो मानकर चलो अब पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा? डिमांड फॉर फूड ग्रेन विल आल्सो इंक्रीज, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी। अब फूड ग्रेन की डिमांड तो बढ़ रही है बट सप्लाई जो है वो कम है, लेकिन जितनी पॉपुलेशन है सभी की फूड ग्रेन की डिमांड तो फुलफिल करनी है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम अदर कंट्रीज, हमें अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? इंपोर्ट जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे और एक्सपोर्ट जो हैं वो कम हो जाएंगे। क्लियर? तो इससे भी क्या होता है? एक कंट्री का बीओपी जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में जाता है, यानी कि अनफेवरेबल बीओपी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वैसे डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि बैलेंस नहीं है, यानी कि या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ठीक है? तो या तो फेवरेबल, किसी भी रीजन की वजह से अगर बीओपी फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है तो वो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम के ही टाइप्स होते हैं। ठीक है? सो सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम का मतलब जब एक कंट्री की इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से लंबे समय के लिए एक कंट्री के बीओपी जो हैं वो फेवरेबल या अनफेवरेबल यानी कि डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है? सो आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगी, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी बट सप्लाई उतनी स्पीड से नहीं इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा? हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे इंपोर्ट ज्यादा हो जाएंगे एंड एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। सो दिस इज द रीजन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट, साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम जो है वो ट्रेड साइकिल्स की वजह से अराइज होता है कि जब ट्रेड साइकिल के अंदर कोई चेंजेस आ जाएं, जैसे कि ट्रेड साइकिल में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये सब चेंजेस जो है वो ट्रेड साइकिल के अंदर ही तो होते हैं। तो मानकर चलो एक कंट्री के अंदर बूम की सिचुएशन आ जाती है, एक कंट्री के अंदर बूम की सिचुएशन आ जाती है। बूम की सिचुएशन में क्या होता है? सब चीज इंक्रीज होने लग जाती है, यानी कि इनकम भी बढ़ जाती है, चीजों के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो अगर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा? सेम वही सिचुएशन हो जाएगी, वो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? अब लोगों की इनकम बढ़ गई है तो वो ऑब्वियसली चीजों की डिमांड भी ज्यादा करेंगे। जहां अगर इनकम कम हो तो हम लिमिटेड चीजें परचेज करते हैं, लेकिन इनकम बढ़ गई तो हम डिमांड भी ज्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा? हमें दूसरी कंट्री से चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है? चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे ना लोग, तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट तो कम होगा, क्योंकि सारी की सारी जो हमारी कंट्री की चीजें हैं वो तो लोग कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है? तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट तो नहीं होगा। साथ ही लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा?
दूसरी कंट्री से हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है, सो इसकी वजह से भी हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम का मतलब कि जब एक कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, यानी कि कंट्री के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं। जैसे कि हम बात करते हैं कि मानकर चलो कि इंडिया जो है वो चाइना के अंदर जूट बैग्स एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इंडिया जो है वो चाइना में जूट बैग्स बनाकर एक्सपोर्ट करता है। देखो एक बात आपने ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब कि मानकर चलो कोई टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, ठीक है, या कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आ गया, ठीक है, ये सभी चीजें जब चेंज होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो जब स्ट्रक्चरल चेंजेस हों, जब इस टाइप के स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं एक कंट्री के अंदर, उन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जब एक कंट्री का बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। अब कैसे जाता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो जूट बैग्स एक्सपोर्ट करता है चाइना के अंदर, ठीक है। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने जूट बैग्स का सब्स्टिट्यूट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चाइना ने क्या किया, जूट बैग्स का सब्स्टिट्यूट बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, अब क्योंकि चाइना जो है वो जूट बैग्स का सब्स्टिट्यूट बनाने लग गया है तो इंडिया के जूट बैग्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी ना। इंडिया जूट बैग्स बनाकर चाइना में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। चाइना ने क्या किया, जूट बैग्स का सब्स्टिट्यूट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, चाइना के अंदर इंडिया के जूट बैग्स की जो डिमांड थी वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो चाइना के द्वारा जो सब्स्टिट्यूट बनाया जा रहा है जूट बैग्स का उसी को ही परचेज करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से चाइना के लोग जो है वो इंडिया के जूट बैग्स की डिमांड कम करेंगे, ठीक है। इंडिया के जूट बैग्स की डिमांड कम करेंगे तो इंडिया से जो चाइना में एक्सपोर्ट हो रहा था जूट बैग्स का वो कम हो जाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे इंपोर्ट से, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, ठीक है, क्योंकि जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां की कंट्री के लोग सब्स्टिट्यूट बनाने लग गए हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स जो हैं वो हमारे जूट बैग्स की डिमांड नहीं कर रहे बल्कि वहां जो सब्स्टिट्यूट बनाया जा रहा है उसी की डिमांड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, अब डिमांड कम हो गई है इंडिया के जूट बैग्स की, चाइना में डिमांड कम हो गई है तो इंडिया से एक्सपोर्ट जो है चाइना में कम हो जाएगा। अब इंडिया का एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा तो इंडिया का बीओपी जो है वो अनफेवरेबल जाएगा, जिसकी वजह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट इज फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। जो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम है वो क्या है कि जब किसी अदर रीजन की वजह से, यानी कि जो अब तक हमने रीजन डिस्कस किए, जैसे कि अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं या फिर कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस में कोई चेंज हो जाए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो जाए। अब वहां के कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज हो गया ना, वहां के कस्टमर जो हैं वो चाइना के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स ही परचेज कर रहे हैं, इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज हुआ जिसकी वजह से हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट कम हो गया इंपोर्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, एक्सपोर्ट कम हो गया जिसकी वजह से हमारी कंट्री का बीओपी जो है वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें ना तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से डिसइक्विलिब्रियम आता है, ना ट्रेड साइकिल की वजह से, और ना ही कोई इनमें से, जैसे हमने पॉपुलेशन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इनमें से किसी भी रीजन की वजह से फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम जो है वो नहीं होता। फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम जो है वो इनमें से अगर किसी अदर रीजन की वजह से अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है एक कंट्री के बीओपी में तो उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। अब जो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम है उस सिचुएशन से बचने के लिए आईएमएफ ने क्या कहा है, कंट्री की जो करेंसी है, आईएमएफ का क्या है बच्चों, आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम है इसको कौन ठीक करता है इस सिचुएशन, यानी कि फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम जब एक कंट्री की बीओपी के अंदर आता है तो उस सिचुएशन को ठीक कौन करता है, आईएमएफ। आईएमएफ फंड्स प्रोवाइड करके क्या करता है, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन को ठीक करता है कंट्री से।
अब जो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम है उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आईएमएफ ने क्या सजेस्ट किया, आईएमएफ ने कहा कि जो करेंसी है, कंट्री की करेंसी का डीवैल्यूएशन करके हम फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम जो होता है उस सिचुएशन से बच सकते हैं। अब करेंसी डीवैल्यूएशन से, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि मानकर चलो कि $1 जो है, $1 है मानकर चलो 80 रुपीज का, ठीक है। अगर $1 80 रुपीज का है तो अगर $1 80 की बजाय 90 का हो जाए तो जहां ये हमने क्या किया, करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया। ये क्या हुआ, करेंसी का डीवैल्यूएशन। अब ये डीवैल्यूएशन करके बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को कैसे ठीक किया जा सकता है, जहां $1 80 रुपीज का था वहां अगर $1 90 रुपीज का हो जाए, करेंसी का डीवैल्यूएशन हो जाए, तो इससे डिसइक्विलिब्रियम कैसे ठीक होगा। यानी कि जनरली क्या होता है कि डिसइक्विलिब्रियम जो है वो अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम ज्यादा हार्मफुल होता है एक कंट्री के लिए। अगर फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम है तो वो तो सही रहेगा, ठीक है, वो तो कंट्री के लिए बेस्ट है क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल, वो बीओपी फेवरेबल माना जाएगा और वो कंट्री के लिए हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन जो अनफेवरेबल बीओपी होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है। तो उस सिचुएशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन से, जहां $1 80 का था वहां अगर $1 90 का हो जाए करेंसी डीवैल्यूएशन की वजह से, तो हमें $1 की चीज अब 90 की परचेज करनी पड़ेगी। यानी कि पहले $1 की चीज के लिए हमें 80 रुपीज देने पड़ते थे, अब $1 की चीज के लिए हमें 90 रुपीज देने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं, हमारे जो इंपोर्ट हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे ना। इंपोर्ट कॉस्टली होंगे तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री के लोग इंपोर्ट कम करेंगे और हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो जहां 90 रुपीज की, जहां हमें क्या, अगर देखिए अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा करेंसी डिवैल्यूएशन से। इंपोर्ट कम करेंगे तो यानी कि इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा करने से ही हम बेनिफिट में रहेंगे एक कंट्री के लोग। क्यों ऐसा, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो अब कॉस्टली हो गए हैं। $1 की चीज के लिए पहले 80 देने पड़ते थे, अब $1 की चीज के लिए हमें 90 देने पड़ रहे हैं, तो हमारे इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो गए हैं। इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे तो लोग इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, जिससे अनफेवरेबल बीओपी से हम बच सकते हैं। यानी कि अनफेवरेबल बीओपी की सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं, तो उस केस में बीओपी जो है वो फेवरेबल होता है और वी कैन से बीओपी सरप्लस होता है, जो सिचुएशन हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम। टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम एज अ नेम सजेस्ट कि ऐसा डिसइक्विलिब्रियम जो कि थोड़े समय के लिए ही होता है, यानी कि परमानेंटली डिसइक्विलिब्रियम नहीं होता है कंट्री के अंदर। जैसे कि मानकर चलो कि इस साल कंट्री के अंदर जो फूड ग्रेन्स की क्रॉप है, ठीक है, जो फसलें उगाई हैं किसानों ने, वो मानकर चलो कि फ्लड की सिचुएशन आ जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, जिस वजह से इस साल हमारी कंट्री की जो फूड ग्रेन की क्रॉप है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या होगा, इस साल हमारी कंट्री में कोई फूड ग्रेन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंट्री से सिर्फ इस साल के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो हम दोबारा से फसलें उगाएंगे और हमें हमारी कंट्री में ही सफिशिएंट फूड ग्रेन होगा, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इसी साल के लिए ही हमें सारा का सारा फूड ग्रेन दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो सिर्फ इस साल के लिए हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट जो है वो ना के बराबर होगा, यानी कि एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा। जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएगा, जिसे हम टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसा डिसइक्विलिब्रियम जो कि थोड़े टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, उसे हम टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, एक पर्टिकुलर ईयर में कंट्री में कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा सारा फूड ग्रेन खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें दूसरी कंट्री से सिर्फ इस साल के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस साल यानी कि करंट ईयर में हमारी कंट्री में जो इंपोर्ट है वो ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा डिसइक्विलिब्रियम जो टेम्परेरीली होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, सो आई होप आपको जितने भी आज हमने टाइप्स डिस्कस किए डिसइक्विलिब्रियम के, देन डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है, देन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या हैं,
ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये सभी टॉपिक्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।